हेलो दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, मैं अमृत कुमार और आपके सामने हाजिर हूँ मी एंड माई यूट्यूब क्लास की और से महत्वपूर्ण क्लास में। और हम ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो ये देख रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और जो दोस्त हैं, वो सभी इस चैनल को और इस क्लास को शेयर कर दीजिए और कंटिन्यू रहिए, क्योंकि हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं कि एग्ज़ाम में ये इनमें से कितने प्रश्न बनते हैं। और वैसे बता देते हैं कि डेफिनेटली आप अगर एक एग्ज़ाम पेपर देखेंगे तो उसमें से क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि आज की क्लास इम्पोर्टेंट है। तो ज़रूर शेयर करें और जुड़े रहें। तो देखिए यहाँ पे राजनीतिक दल, अब अगर आप भी फर्स्ट ईयर के हैं और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट स्पेशली है ही। बाकी वे भी हैं जो ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं या और कोई हायर तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं कॉमन टॉपिक। तो ये तैयार करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राजनीतिक दल, भारत के राजनीतिक दल की विशेषता तो हमने जान ली है। आज हम देख रहे हैं कि भारत में जो दल होते हैं वो किस किस कैटेगरी के होते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले भी आपको शायद बताया था, अगर आपने ध्यान दिया हो, तो राष्ट्रीय दल होते हैं, राज्य दल होते हैं और ठीक है ना, इसके अलावा कोई अन्य दल भी होते हैं। लेकिन दो महत्वपूर्ण कैटेगरी के दल होते हैं, एक तो राष्ट्रीय दल और एक राज्य दल, जिसे क्षेत्रीय दल भी कहते हैं। तो आज हम टॉपिक पूरा कवर करेंगे कि राष्ट्रीय दल कोई बने तो कैसे बनता है, यानी यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि राष्ट्रीय दल बनने के लिए क्या मान्यता है, क्या ऐसे नियम हैं जिनको फॉलो करता है अगर कोई दल, तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। और कौन कौन से दल है जो भारत में नेशनल पार्टी या राष्ट्रीय दल के रूप में जाने जाते हैं। तो वैसे बता देते हैं कि टोटल वर्तमान में 8 है वो महत्वपूर्ण दल हैं जो राष्ट्रीय दल के रूप में काउंट होते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले मैं ये बताने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि राष्ट्रीय दल बनने के लिए क्या कंडीशन होती है, क्योंकि एग्जाम में ये आएगा, डेफिनेटली आएगा और श्योर रहिएगा, आप भी इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए कि किसी दल के कोई एक उम्मीदवार है, मान लीजिए कोई भी एक दल हो, अब उसके उम्मीदवार अगर हैं और उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। अब यहाँ पे ये किसी भी दल को तभी मान्यता मिलेगी जब ये सीजे क्लियर करेगा या इनमें से कोई भी एक। और कहाँ पर? लोकसभा के चुनाव में। कहाँ की बात करेंगे हम? लोकसभा के चुनाव के अंदर की बात हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि लोकसभा का ही चुनाव यहाँ पे इम्पोर्टेंट रखा गया, उसी के आधार पे यहाँ पे दर्जा दिया जाता है। तो पहली कंडीशन है कि किसी दल के उम्मीदवार को लोकसभा में 4 या 4 से अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का कितना % प्राप्त होना चाहिए, या तो 6% प्राप्त होना चाहिए। कंडीशन आराम से सुन लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने पहली बार या दूसरी बार भी देख लिया, अगर आराम से तसल्ली से देखा तो ये पॉइंट दिमाग में रह जाएगा। तो यही कहा गया है कि मान लीजिए लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो किसी दल के उम्मीदवारों को, ठीक है ना, कुल वैध मतों का 6% या 4 लोकसभा सदस्य है वो जीतने चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ पे पहली कंडीशन तो है, अगर ये कंडीशन कोई फॉलो करता है तो उसे नेशनल पार्टी का आधिकारिक दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया है? कुल वैध मतों का 6%, और अगर 6% के साथ, यहाँ पे नहीं है, के साथ वे 6% सीटें जो जीतता है तो उसे लोकसभा में उस अकॉर्डिंग 4 सीटें प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। यानी मतलब 4 सदस्य हैं वो लोकसभा में जीतने चाहिए। ये जो नियम है बदल गए थे और ये नियम अब लागू हैं, 1 मार्च 2004 से लागू है, ये ध्यान रखिएगा। अब बारी आती है दूसरा पॉइंट। दल, जैसे कोई भी पार्टी है, लोकसभा के चुनाव में 2% सीटें जीत ले, टोटल जो स्थान होता है उसका 2% कोई अगर पार्टी जीत लेती है, और साथ में ही वे 2% सीटें कितने राज्यों में हो? 3 राज्यों में हो कम से कम। दूसरी कंडीशन, अगर कोई वो पहली कंडीशन फॉलो नहीं करता है, नहीं पार कर पाता है, तो सेकंड कंडीशन क्या है? वापस किसी दल को लोकसभा में जो वैध स्थान होते हैं उसका 2% प्राप्त किया हो, कुल जितने भी स्थान होते हैं, जैसे 545 के लिए होता है, कभी 243 के लिए होता है, तो 2% सीटें, ठीक है ना, या 2% स्थान हासिल किया गया और 2% वो स्थान है वो कितने राज्यों में कवर होने चाहिए? उसके 3 राज्यों में कवर होने चाहिए, तो उसे नेशनल दल की मान्यता मिलेगी। बारी आती है तीसरा, अगर या यदि दल कम से कम 4 राज्यों में, क्या कह रहा है ध्यान से सुन लीजिएगा, यदि अगर कोई दल है कम से कम 4 राज्यों में
राज्य दल की मान्यता प्राप्त किया हुआ हो, क्या हो, राज्य दल की मान्यता, ठीक है ना। मतलब अगर इसे नेशनल दल बनना है, किसी को नेशनल पार्टी बनना है, तो वह दल पहले से ही मान लीजिए 4 राज्यों में एज राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका हो, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है। अब आप कहेंगे सर राज्य दल की मान्यता कैसे लें, तो वो हम आगे आने वाले टॉपिक में क्लियर करेंगे। फिलहाल आज नेशनल दल के ही बारे में इम्पोर्टेंट क्लास देखते हैं। तो ये तीनों मान्यता आपको क्लियर होगी। तीनों में से कोई भी एक है मान्यता या शर्त है उसका फॉलो किया जाना चाहिए, तो उसी दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है। ये क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से वे दल हैं जिन्हें दिया गया है राष्ट्रीय दल का दर्जा। वे कौन से दल हैं, तो वे दल यहाँ पे देखिए, पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन सा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दूसरा बीजेपी, ठीक है ना, भारतीय जनता पार्टी। मार्क्सवादी दल, भारतीय साम्यवादी दल, बसपा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ध्यान होगा क्योंकि जब भी अगर हम देखें तो ये पार्टी ही नेशनल पार्टी के रूप में होती है। तो बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस दल, भारतीय तृणमूल कांग्रेस। तो ये वो दल हैं जो वर्तमान में नेशनल पार्टीज़ के रूप में मौजूद है, क्योंकि इन्होंने शर्तों का पालन किया है। तो अब हम बारी बारी से कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल दल के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि नेशनल दल की मान्यताएं बताते हुए किसी 2 राष्ट्रीय दल के बारे में विस्तार से समझाइए। तो क्लास इम्पोर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और बने रहिएगा। तो अब बात करते हैं पहला दल, यानी किसी एक राष्ट्रीय दल। जैसे पहला हम दल लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन सा लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय दल, ठीक है। इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट नोट कर लेते हैं। तो पहला तो वैसे आपको पता होगा, अपने कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो अगर हम उसकी बात करें तो वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके निकल के आएगी। कांग्रेस पहले आज़ादी से पहले की एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में थी। इसका काम काफ़ी काबिल तारीफ था, इसने काफ़ी महत्वपूर्ण काम किए, इसकी उपलब्धियां काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो तब इसने मतलब कहे ना कि कांग्रेस पहले 3 आम चुनावों में सबसे ज़बरदस्त पार्टी के रूप में थी, कोई भी उसी चुनौती देने वाला नहीं था, क्योंकि यह आज़ादी के पहले इनके अतीत और गौरव की परंपरा है वो इसके वर्तमान में उसको काम आई। तो ये कांग्रेस है वो भारत में एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में रही, लेकिन 1969 के बाद धीरे धीरे इनकी अस्तित्व में गिरावट आती गई और अब वर्तमान में ऐसा कहें कि इतनी बड़ी पार्टी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, ठीक है। तो बारी शुरू करते हैं। तो आपको पता होगा जब अपने पहला जो आम चुनाव हुआ था 1952, तब से लेकर 1967 तक तो इस पार्टी ने भारत की राजनीति में एकाधिकार जमाए रखा। क्या किया, एकाधिकार, ठीक है। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे इसके अस्तित्व में जो अधिकार या जो पावर था वो धीरे धीरे कम होने लग गया और 1969 में इसमें गिरावट आई, या हम ये कहें कि कांग्रेस के 2 विभाजन हुए। कांग्रेस 2 विभाजन हो गए। एक रो आपको ध्यान होगा, कांग्रेस संगठन बन गया, 2 अलग हुए। एक तो पार्टी होगी वो कांग्रेस संगठन हो गई, और दूसरी पार्टी जैसे आपको मैं बताऊं तो दूसरा इसमें हो गया सत्ता कांग्रेस। दूसरी क्या हो गई, सत्ता कांग्रेस। तो 1969 में कांग्रेस के अंदर ही 2 टुकड़े हो गए। एक तो थी जो सत्ता में थी कांग्रेस, वो सत्ता कांग्रेस हो गई, और एक थी कांग्रेस संगठन या संगठन का कांग्रेस। तो ये इस तरह से 2 हो गई। लेकिन फिर धीरे धीरे अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा मतलब परिवर्तन आ जाता है। वो ये होता है कि ये जो कांग्रेस है उसका वास्तविक रूप में जो विभाजन है वो 1978 में हो जाता है, जब कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में विभाजित हो जाती है। यहाँ पे बात करेंगे ओ की जगह, यहाँ पे ऐसा लिखें कि एक तो कांग्रेस बन जाती है रेडी कांग्रेस। कौन सी बन जाती है, रेडी कांग्रेस, ठीक है। और दूसरी टुकड़े हो जाते हैं, बन जाती है इंदिरा कांग्रेस। कौन सी बन जाती है, इंदिरा कांग्रेस। इस तरह से
कांग्रेस के विभाजन हो जाते हैं, लेकिन कांग्रेस बड़ी पार्टी सभी विचारधाराएं मौजूद थी, लेकिन समय का खेल है कि परिवर्तन होता है और कांग्रेस अपने आप में विभाजित होगी। लेकिन धीरे धीरे ये तो होती गई कमज़ोर, और इंदिरा कांग्रेस है वह वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तौर पे बनी हुई है। तो अब बात करें इसने कितनी सीटें जीती या कितना अस्तित्व रहा, तो जैसे हम बात करें कि अपना जो पहला जो चुनाव हुआ था 1952 में लोकसभा, यानी पहली लोकसभा की अगर बात करें तो पहली लोकसभा में इसने 371 जो सीटें थी, ठीक है ना, उसमें से 471 सीटें थी, उसमें से उन्होंने 367 सीटें प्राप्त की थी। तो पहले देख लीजिए कितनी महत्वपूर्ण सीटें इन्होंने प्राप्त की थी, और इस तरह से काफ़ी बड़ी और महत्वपूर्ण पार्टी हुआ करती थी। फिर बारी आती है वर्तमान की, यानी 17वीं लोकसभा, जिसका कार्यकाल 2019 से 24 तक है। यहाँ तक आते आते इसमें काफ़ी परिवर्तन हो गया और अपने आप में बढ़ती गई, और इस तरह से इनकी कमियाँ इन्हीं को कमज़ोर करती गई, और वर्तमान में यह विपक्ष पार्टी के रूप में भी मजबूत न रह पाई और इसकी जगह काफ़ी अलग पार्टियों ने ले ली। तो 17वीं लोकसभा की बात करें तो इस पार्टी ने लगभग 19.49% सीटें ही जीत पाई, यानी इतने प्रतिशत मत प्राप्त किए। क्या प्राप्त मत किए। और बात करें कितनी सीटों के ऊपर इन्होंने अपनी जीत है वो दर्ज की, तो बात करना है 52 सीटें। कांग्रेस से 17वीं लोकसभा तक आते आते 52 सीटों पर सिमट कर हो गई। तो इस तरह से इस पार्टी का ये एक महत्वपूर्ण रोल था और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको समझाई। अब बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण पार्टी बीजेपी। तो जो जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वो साथ साथ में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आज की क्लास इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट रहेगी, इसलिए आपको समझना ज़रूरी है। बात करते हैं, ये अगर आपने नोट कर लिया तो, या फिर नोट करने में टाइम है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में आराम से कर सकते हैं। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आप बात करते हैं दूसरा नेशनल जो पार्टीज हैं उसके बारे में, ठीक है। तो दूसरी जो नेशनल पार्टी है वो है बीजेपी। कौन सी है? बीजेपी, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है ना। इसके बारे में बताऊं तो ये पहले जनसंघ पार्टी हुआ करती थी, मतलब जनसंघ पार्टी जो होती, जनसंघ पार्टी, उसी पार्टी से निकल के भारतीय जनता पार्टी है वो अस्तित्व में आई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। इस तरह से इस पार्टी की जो स्थापना है वह कब होती है? इस पार्टी की जो स्थापना है इससे निकल कर कब होती है? यहाँ पे डेट 1980 है, लेकिन पूरी डेट आपको लिखवा देते हैं। 5 अप्रैल कब होती है? 5 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना होती है। किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन बात करें शुरुआत में ये इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी। जिस तरह से कांग्रेस आते ही धमाल मचा दिया था, वैसे बीजेपी धमाल नहीं मचा पाई थी, क्योंकि ये शुरुआत में इसको काफ़ी स्ट्रगल से गुजरना पड़ा। बहुत ही काफ़ी मामूली सीटों पर इनकी विजय हुआ करती थी। तो इस तरह से ये धीरे बढ़ती गई। लेकिन जब शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में इस पार्टी के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो थे अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल जी थे। तो इस पार्टी ने धीरे धीरे अपने प्रचार शुरू कर दिए और ये एक समाज हितैषी पार्टी के तौर पे भी और प्रगतिशील पार्टी के तौर पे भी जानी जाती थी। तो इस तरह से उन्होंने अपने अस्तित्व को धीरे धीरे बरकरार रखा और आने वाले समय में इस पार्टी ने काफ़ी बेमिसाल उपलब्धि हासिल की। तो इस पार्टी की निष्ठाएं थी, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय समन्वय, लोकतंत्र, प्रभावकारी, और बात करें प्रभावकारी धर्मनिरपेक्षता, गांधीवाद, समाजवाद सिद्धांतों पर एक साफ सुथरी राजनीति स्थापित करने की इसकी योजना थी। तो इस पार्टी ने काफ़ी महत्वपूर्ण योजनाएं और अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी अच्छा काम किया। लेकिन सत्ता की जब बात करें कि सत्ता में क्या रहा, तो जब 10वीं लोकसभा थी, 10वीं लोकसभा की जब हम बात करें तो इस पार्टी को विपक्ष दल का दर्जा मिला, विपक्ष दल का दर्जा मिला। क्योंकि एक समय ऐसा भी था, कब? 1998 में, जब ये पार्टी मात्र 13 महीने में ही गिर गई, 13 महीने में ही गिर गई थी।
लेकिन धीरे धीरे इस पार्टी ने शुरुआत जीरो से की, लेकिन कुछ 10वीं लोकसभा तक आते हैं वो विपक्ष पार्टी के रूप में। विपक्ष पार्टी वो होती है जो सत्ता के सेकंड नंबर पे आती है, यानी दूसरे नंबर की पार्टी। तो इस तरह से इस पार्टी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस पार्टी के ऊपर एक चीज़ और लग जाती है कि जब 1992 की अगर बात करें बाबरी मस्जिद, तो बाबरी मस्जिद है ये धर्म हितैषी और धर्म हिंदू पार्टी मानी जाती है। तो कुछ ये इस पार्टी का मकसद नहीं था, लेकिन इसके कार्यकर्ताओं ने उसके या कुछ इससे जुड़े समर्थक थे, उन्होंने उस विवाद को बढ़ा दिया। तो शायद थोड़ा इसकी बढ़ती हुई इस प्रगति में उसको नुकसान हुआ। लेकिन बात करें जब 16वीं और 17वीं लोकसभा की बात करें तो इस पार्टी ने छक्के जाम कर दिए बाकी सभी के। इस पार्टी ने लोकसभा के अंतर्गत एकाधिकार जमा दिया, यानी एक अकेली ऐसी पार्टी काफ़ी समय बाद आई जो पूर्ण बहुमत वाली पार्टी हो। इस तरह से बात करें कि 16वीं लोकसभा की बात करें तो इसमें 16वीं लोकसभा की बात करें तो 282 सीटें जीती इसने और रिकॉर्ड कायम कर दिया। क्या कर दिया? रिकॉर्ड कायम कर दिया, जैसे कि आप यहाँ पे देखें। और इसने सीटें जीती थी कुल टोटल संख्या 31.9%। और फिर बारी आती है कि 17वीं लोकसभा, इस 17वीं लोकसभा के अंदर इसने जो सीटें जीती वो 353 सीटें। कितनी जीती? 353 सीटें जीती। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण ये था 353 में से सिर्फ अकेली भाजपा ने, क्योंकि भाजपा है उसको एनडीए कहा जाता है, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट या अलायंस, ठीक है ना, ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, क्योंकि गठबंधन में ये पार्टी है और कांग्रेस है यूपीए। तो इस तरह से इस पार्टी ने वर्तमान में 17वीं लोकसभा में 353 सीटों के साथ सबसे टॉप में और सत्ता प्राप्त की। इसी के साथ इस पार्टी के नेता है नरेंद्र मोदी जी, जो इस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। तो इस पार्टी ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हुए राष्ट्रीय पार्टी के रूप में भी अपना दर्जा हासिल किया। अब ये आपने समझ लिया। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पार्टी, और जो इम्पोर्टेंट पार्टी उसके बारे में बताऊंगा। शायद उस पार्टी से संबंधित प्रश्न आपके आ जाए, तो इसलिए वो आप समझ लीजिएगा। आगे बात करते हैं, महत्वपूर्ण नेक्स्ट पार्टी है जो आपको समझना है, ठीक है ना, भारतीय साम्यवादी दल। भारतीय साम्यवादी दल शॉर्ट में कहते हैं CPI। क्या कहते हैं? CPI। अब ध्यान रखिएगा, इस पार्टी की स्थापना तो होती है 1922 में। इस पार्टी की स्थापना कब होती है? 1922 में। लेकिन भारत चीन सीमा विवाद, अन्य दलीय नीति की भिन्नता के कारण यह पार्टी है वह टुकड़े हो जाते हैं 1967 में। 1967 में यह पार्टी टुकड़ों में बढ़ जाती है, और टुकड़ों में मतलब एक तो बन जाती है भारतीय साम्यवादी, भारतीय साम्यवादी दक्षिणपंथी। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? दक्षिणपंथी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसी पार्टी के दो रूप हो गए, एक तो भारतीय साम्यवादी पार्टी, एक भारतीय साम्यवादी पार्टी वाम पक्ष। क्या लिखेंगे? वामपंथी या वाम पक्ष, जिसको कहते हैं मार्क्सवादी पार्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्क्सवादी पार्टी। इस तरह से 1967 में यह पार्टी दो रूपों में टूट गई, ठीक है। तो फिर बाद में इसका नाम हो गया भारतीय साम्यवादी पार्टी दक्षिणीपंथी, भारतीय साम्यवादी पार्टी वामपंथी, या फिर मार्क्सवादी पार्टी भी कह सकते हैं। तो इस तरह से इस पार्टी ने धीरे धीरे अपना अस्तित्व और शुरुआत कायम की। और जैसे बात करें तो इस पार्टी का उद्देश्य था कि सांप्रदायिकता, प्रतिक्रियाता, तानाशाही का विरोध किया जाए, ठीक है ना। इस पार्टी के उद्देश्य की जैसे बात करें तो जैसे सांप्रदायिकता, क्योंकि ये पार्टी मानती थी कि जातिगत भेदभाव है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो सांप्रदायिकता हो, ठीक है ना। सांप्रदायिकता के साथ एक दो उद्देश्य आपको ध्यान रखना, तानाशाही प्रवृत्ति, तानाशाही प्रवृत्तियों का विरोध करना। क्या करना? विरोध करना। ये इस पार्टी की नीति में शामिल था। इस तरह से इस पार्टी ने अपने हितैषियों को महत्व दिया, क्योंकि आपको पता होगा ये पार्टी धीरे धीरे अपने अस्तित्व में मजबूत होती गई। और इस पार्टी ने लगभग अपनी बात करें कि 16वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा चुनाव की बात करें तो बाकी पार्टियों की तरह तो नहीं, लेकिन इस पार्टी ने
अपने 10वीं जो बात करें कि जो महत्वपूर्ण जो में योगदान होता है कि कौन सी पार्टी राष्ट्रीय दल होगा, तो इस पार्टी ने अपने चुनावों में 4% सीटें हासिल करके मतलब 6% सीटें और 4 लोकसभा सीटें सदस्य प्राप्त करके इसने नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त कर दिया। और इस तरह से 17वीं लोकसभा में बात करें तो इस पार्टी का वैसे खासा प्रदर्शन तो नहीं रहा, लेकिन 17वीं लोकसभा में इस पार्टी ने अपने दो स्थान या 2 सीटों पर जीत दर्ज की, 2 सीटों पर जीत दर्ज की। तो इस तरह से कहें कि इस पार्टी ने अपने अपने महत्व को ध्यान में रखते हुए योगदान दिया है, लेकिन वर्तमान में इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा जितना शुरुआत में था और नेशनल पार्टी के रूप में ये दर्जे में आई। लेकिन ये पार्टी पहली बात करें 1967 के दौर की अगर बात करें तो विश्व में भी ये पहली लोकतंत्रीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के तौर पे भी अस्तित्व में आई थी। ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है और जिसको ध्यान रखें, जैसे ये मैंने इसके दोनों के सामूहिक रूप में बताया था, लेकिन टुकड़े हो जाएं तो ये जो मार्क्सवादी पार्टी इसने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्यों? क्योंकि मार्क्सवादी पार्टी है वो अपेक्षाकृत अगर बात करें तो पुराने साम्यवादी व्यवस्था से ही बनी हुई पार्टी थी। और इस पार्टी की अगर महत्वपूर्ण योगदान की बात करें तो ये धीरे धीरे एक तीसरे मोर्चे की बात करती थी कि ऐसा मोर्चा बनाया जाए जिसको कोई टक्कर न दे पाए, लेकिन ये धीरे धीरे इतना महत्वपूर्ण पार्टी नहीं रही। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ध्यान रखिएगा नेक्स्ट पार्टी है अपनी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। ठीक है ना, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट नाम भी दिया हुआ है नेशनल कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रवादी पार्टी। ओके, तो जैसे राष्ट्रवादी पार्टी के मैं बारे में आपको बताऊं तो एक दो चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये पार्टी जो है पहले कांग्रेस की पार्टी हुआ करती थी। किसकी पार्टी हुआ करती थी? कांग्रेस की। तो कांग्रेस में से ही कुछ लोग निकल कर एक नई पार्टी बनाई, जिसमें आप ध्यान रखेंगे कि पवार पहले तो थे, पवार शरद पवार, दूसरे थे PM सगमा और तीसरे थे तारिक अनवर। इन तीनों ने कांग्रेस से निकलकर एक नई पार्टी बनाई और नई पार्टी का नाम रखा नेशनल कांग्रेस। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किन 3 विद्वानों ने कांग्रेस से अलग होकर नेशनल पार्टी की स्थापना की। ठीक है ना, तो शरद पवार, PM सगमा और तारिक अनवर, इन्होंने ये कांग्रेस पार्टी बनाई। और इसी तरह से इस पार्टी का एक मुद्दा था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जैसे उच्च पदों पर केवल उन्हीं व्यक्तियों को मौका न दिया जाए जो भारत में जन्मतः, यानी उन्हीं व्यक्तियों को मौका दिया जाना चाहिए जो जन्म से भारत के हो। मतलब इनका कहना था जैसे आप मान लीजिए कोई राष्ट्रपति बनता है तो राष्ट्रपति कोई बाहर से आकर नागरिकता प्राप्त करके फिर राष्ट्रपति बने, वो नहीं, जो भारत में जन्मा हो, भारत का ही हो, उसे इसका मौका दिया जाना चाहिए। इस तरह से इन्होंने एक जोरदार प्रहार था और उन्होंने अपनी योजनाओं में 21 सूत्र मांग का समर्थन किया, जिस तरह से वे अपनी बड़ी पार्टी के रूप में आना चाहती थी। तो जब बात करें कि 13वीं लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने 4 राज्यों में, ठीक है ना, यानी इस पार्टी ने बात करें तो इस पार्टी ने 13वीं जो लोकसभा थी, 13वीं लोकसभा में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया। क्या किया? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया जब इसने महाराष्ट्र, अरुणाचल और महाराष्ट्र, ठीक है ना, अरुणाचल और बात करें मणिपुर, मेघालय, 1 2 3 4 राज्यों में, 3 से अधिक राज्यों में क्या होना चाहिए? किसी भी दल को सीट प्राप्त होनी चाहिए, ऐसे मौका मिलना चाहिए। इस तरह से ये राष्ट्रीय पार्टी है वह 13वीं लोकसभा में नेशनल पार्टी के रूप में जीतकर सामने आती है और 1999 के अंत तक इस पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाता है। लेकिन बात करें धीरे धीरे इस पार्टी ने युक्त प्रगतिशील संगठन के साथ मिलकर चुनाव में योगदान दिया। और बात करें 17वीं लोकसभा चुनाव में इस पार्टी ने केवल 5 स्थान हासिल किए। 17वीं लोकसभा में कितने स्थान हासिल किए? 5 स्थान हासिल किए और ये पार्टी सिमट कर ही रह गई। लेकिन इस पार्टी का अब कार्यकाल सिर्फ महाराष्ट्र तक ही रह गया है। अब बारी आती है बसपा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरी नेशनल पार्टी है नेक्स्ट, मतलब बसपा, यानी बहुजन
समाजवादी पार्टी, ठीक है ना, बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसको ज़्यादातर बीएसपी के नाम से भी जाना जाता है, बीएसपी या बसपा, ठीक है। इस पार्टी से संबंधित कुछ चीज़ें जान लीजिए। इस पार्टी की जो स्थापना है वो आप ध्यान रखिएगा 14 अप्रैल 1984 को इस पार्टी की स्थापना होती है। क्योंकि देखो पार्टी की जब हम बात याद रखें तो उसकी स्थापना का दौर भी आपको ध्यान रखना होगा। इस तरह से इस पार्टी की स्थापना 14 अप्रैल यानी अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर इस पार्टी की स्थापना होती है। और इस पार्टी ने शुरुआत में ही महत्वपूर्ण योगदान देते हुए अपने पिछड़े वर्गों के हितैषी की बात करी। तो इस पार्टी के शुरुआत में जो अध्यक्ष थे, इस पार्टी के शुरुआत में जो अध्यक्ष थे वो थे कांशीराम। कौन थे? कांशीराम। और बाद में इस पार्टी के इनकी पुत्री मायावती ने इनका काम देखा। तो इस तरह से इस पार्टी के वर्तमान में ये अध्यक्ष काफ़ी लंबा कार्यकाल इनका रहा और इस पार्टी ने धीरे धीरे अपने क्षेत्र को काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। और उन्होंने कहा कि जो दलित वर्ग है उनको आरक्षण नहीं, उनको सत्ता में भागीदारी दीजिए। क्या दीजिए? भागीदारी दीजिए। तो ये दलित वर्गों की सत्ता में भागीदारी की बात करती थी। तो इस तरह से इस पार्टी ने दलित वर्गों की संपत्ति और उनके वोटों के दल पर महत्वपूर्ण योगदान हासिल किया, क्योंकि इस पार्टी का अभियान था सर्व समाज। इस पार्टी का अभियान था सर्व समाज, सभी समाज को बराबर मौका दिया जाए। इस तरह से इस पार्टी की बात करें तो ये पार्टी कहती थी कि दलितों को आरक्षण नहीं, अनुकंपा भी नहीं, वरन सत्ता में हिस्सेदारी यानी अपना हिस्सा चाहिए, अपनी भागीदारी चाहिए। तो इस तरह से 1998 में कांशीराम और मायावती दलित हितों की पूरी प्रबलता के साथ नुमाइंदगी की और सवर्ण हिंदू वर्ग का खुला अपमानजनक विरोध करने में जुटे। लेकिन 13वीं लोकसभा चुनाव में 1999 से लेकर आज तक कांशीराम और विशेष मायावती ने सवर्ण हिंदू वर्ग के प्रति खुले विरोध का भाव त्याग दिया। अब इन्होंने एक पहले क्या था, ये एक तरह से हिंदू वर्ग का विरोध करती थी, हिंदू वर्ग का विरोध करती थी। लेकिन इसको पता लगा कि अगर मुझे बड़ी पार्टी बनना है तो मुझे किसी एक विशेष का विरोध नहीं करना होगा। तो इस पार्टी ने हिंदू विरोधी नीति को त्याग करके एक सर्व समाज की नीति अपनाई और इस तरह से इस पार्टी ने जाति जोड़ो और भाईचारा नीति का पालन किया। फिर इसने अपने बदलाव दिया, क्या कहा? जाति जोड़ो। जाति जोड़ो के तहत इस पार्टी ने अपना योगदान दिया और इस पार्टी ने सभी वर्गों में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए धीरे धीरे अपनी जो नीति है जारी रखी। और बात करें कि 1996 से 2010 में बसपा ने अपनी राजनीतिक शक्ति में निरंतर वृद्धि की और इस पार्टी ने 12वीं लोकसभा में 5 और 13वीं लोकसभा में 14, 14वीं लोकसभा में 19 स्थान हासिल किए। तो इस तरह से पार्टी ने नेशनल पार्टी का दर्जा भी प्राप्त कर लिया और ये पार्टी उत्तर प्रदेश में ठोस समर्थन वाली पार्टी के रूप में जानी जाती है। और मई 2004 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो चुनाव हुए 402 सीटों के लिए, उसमें से 206 सीटें इसने प्राप्त की थी। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है, ठीक है ना। यूपी के अंदर, यूपी विधानसभा में कब? 2007 के विधानसभा चुनाव में 402 में से 206 सीटें जीतकर एक बहुत बड़ी पार्टी और राज्य पार्टी और हम बात करें राष्ट्रीय पार्टी का भी परिचय दिया और महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस तरह से वर्तमान में भी देखें तो पार्टी महत्वपूर्ण है और सर्वोच्च नेता इसके मायावती हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे इस पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान है। अब बात करें 17वीं लोकसभा में, तो ये पार्टी है वह 17वीं लोकसभा में उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस तरह से, लेकिन वर्तमान में इस पार्टी का 17वीं लोकसभा चुनाव की बात करें तो 17 सीटें ही जीत पाई हैं। तो आज की इस क्लास को हमने प्रयास किया है कि आपके लिए सभी महत्वपूर्ण और शॉर्ट जो पॉइंट नोट करने वाले हैं वो समझ में आ जाए। तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट थी आज की और इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो मैं मोटिवेट होता हूँ और मैं मोटिवेट होता हूँ तो और ज़्यादा अच्छे से इफेक्ट डाल के आपके लिए वीडियो ले आ पाता हूँ। तो ये आपका भी योगदान होना चाहिए। मिलेंगे दोबारा आपसे इसी तरह के महत्वपूर्ण क्लास के अंतर्गत, तब तक के लिए टेक केयर एंड लविंग शेयर। थैंक यू।